कैसे? आज हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस है एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक तो डिफरेंट कार्बन्स में ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट स्टेजेस और प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं जिसके प्रोसेस में हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलती है। बॉडी में जो बेसिक एनर्जी जो लेवल यूज होता है वो एटीपी की फॉर्म में करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन हमें पता है एक नाइट्रोजन बेस है जिसपे तीन फास्फेट ग्रुप तीन थ्री फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। So metabolic pathway to break down glucose into two molecular pyruvate. During this process, energy is released. Some energy captured as ATP and some as NADH. जो NADH मिलती है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है जहाँ से वो अगेन एटीपी बनती है। एक NADH मॉलिक्यूल प्लस प्रोटॉन हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल देता है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में और पायरोवेट नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में जाता है। वो क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होता है उससे इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है, वहाँ से एटीपी मिलती है हमें। अगर जो पायरोवेट टू आगे नेक्स्ट एसिटाइल कोए में बनते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो एनारोबिक की तरफ जाएगा, वहाँ पे हमें लैक्टिक एसिड बनेगा। ये आरबीसी में होता है क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। RBC has lot of oxygen but do not utilize oxygen. They use anaerobic pathway because no mitochondria. Glucose freely shift between interstitial fluid and blood. They do not need any transporter. They are usually equal but opposite in move from cell to interstitial fluid. ग्लूकोज को ट्रांसफर होने के लिए दो है। एक है फैसिलिटेटेड फीड जो हमें ग्लू ट्रांसपोर्टर्स हैं और दूसरा है ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसफर। हमने पिछला जो लेक्चर डिस्कस किया जिसमें ग्लू ट्रांसपोर्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, इससे पिछले वाला उसमें कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अब हम इसकी ब्रेकडाउन पे बात करेंगे। ये उसका ओवरव्यू है जो हमने 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को पढ़ा था। इसमें पहला और फर्स्ट और थर्ड मोस्ट प्रेजेंट इन द CNS RBC और कॉर्निया और प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। इनके पास हाई अफिनिटी होती है और लो कैपेसिटी होती है। ग्लूकोज GLUT4 है, ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू में। ये इंसुलिन सेंसिटिव होता है, इंसुलिन के बगैर ये काम नहीं करता। और ग्लूकोज GLUT2 है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये लीवर में होता है, किडनी में और बीटा सेल और पैंक्रियाज में होता है। टेक ये इसका फंक्शन होता है कि जो फास्टिंग स्टेट है उसमें ग्लूकोज को रिलीज करना होता है और फैट स्टेट में ग्लूकोज को इनटेक करना होता है। और जो ग्लूकोज 5 है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं है, फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है। ये जो टेस्टर सेल स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्म के लिए फ्रुक्टोज यूज होता है वहाँ पे होता है, टेस्टर सेल में GIT सेल में होता है जहाँ फ्रुक्टोज को ऑब्जर्व करना होता है। और जो ग्लूकोज 7 है ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होता है स्मूथ मसल्स में, जहाँ से ग्लूकोज सिक्स फास्फेटेज एंजाइम को रिलीज करना होता है। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बन जाता है वापस जब वो आ रहा होता है तो उस प्रोसेस में ग्लूट 7 यूज होता है। ये था ओवरव्यू SGLT सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT। सोडियम ग्लूकोज ये सोडियम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। ग्लूकोज सोडियम की मदद से अंदर आता है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं जो 3 सोडियम को आउटसाइड पुश करते हैं, 2 पोटेशियम को इनसाइड लेकर आते हैं। तो जब सोडियम कंटिन्यूस इनसाइड आएगा तो ग्लूकोज के साथ अटैच होकर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर आता है। यहाँ पे दो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये है कि जब कोई ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली अपनी एनर्जी यूज करता है किसी चीज़ को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, वो कोई और ट्रांसपोर्टर है वो किसी और प्रोडक्ट को अंदर लेकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू सोडियम पोटेशियम ATPase पंप एनर्जी यूज कर रहा है अपनी कंटिन्यू सोडियम को पुल अंदर करने के लिए, उसके साथ ही ग्लूकोज उसकी मदद से आ रहा है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं होती बट एनर्जी यूज होती है इस प्रोसेस में। अब ये हम पे ग्लूकोज से हमारा जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया। एक ग्लूकोज पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है पूरा। पिछला सारा था वो ओवरव्यू था किस तरह से आता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कैसे होती है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये अंदर आता है ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल ये लीवर में है तो GLUT2 या GLUT4 के थ्रू इनसाइड आता है, GLUT2 के थ्रू, और GLUT4 भी होते हैं आई थिंक। और ग्लूकोज जब मॉलिक्यूल अंदर आता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, आगे जाके हमने आपको डिफरेंस बताऊंगा ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज में किस तरह से डिफरेंस किया जाता है, क्योंकि इनमें से किसी एक की एफिनिटी ज़्यादा है, किसी एक की कम है। ग्लूकोकाइनेज है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन नहीं करता, यहाँ पे फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच करता है उसके साथ है। और यहाँ पे ATP यूज़ होती है इस प्रोसेस में। अब साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ किस प्रोसेस में ATP यूज़ हो रही है और कहाँ पे हम ATP इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से हमें ATP मिल रही है, ताकि एंड पे जब जाके नेट ATP हमने गेन करना है तो हमें पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितनी ATP मिली हमें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितनी ATP मिलती है। तो
ग्लूकोकाइनेज ने ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। यहाँ पे एटीपी इसने यूज़ की, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज 6 ये इरिवर्सिबल स्टेप था। यहाँ से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है ये वापस नहीं जा सकता जब तक इसके पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम नहीं होगा, तो वापस नहीं जा सकेगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट नेक्स्ट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम। ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ये इंटर कन्वर्सिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपने समझना, यहाँ पे थोड़ा ना मतलब कि थोड़ा चेंज आए। सिंपल नहीं है कि यहाँ से सीधा एक एंजाइम आया और उसने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रुक्टोज 6 बिस फास्फेट में। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो फास्फो फ्रुक्टोज काइनेज 2 एंजाइम है, वो इसको कैप्चर कर लेता है थोड़ा सा, मतलब कि लिटिल अमाउंट में इसको कैप्चर कर लेता है। फिर वो जब कैप्चर कर लेता है तो वो फास्फो फ्रुक्टोज काइनेज 2 एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसलिए कि इंसुलिन लेवल जब हम फेड स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है तो हाई इंसुलिन लेवल होता है। हाई इंसुलिन लेवल फ्रुक्टोज फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 को एक्टिवेट कर देता है। हमने जब ग्लूकोज इंसुलिन और ग्लूकागॉन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि इंसुलिन कैसे सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो यही कुछ माइनर स्टेप होते हैं जिनमें ग्लूकोज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब इंसुलिन हाई लेवल था, उसने फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 2 को कन्वर्ट किया, एक्टिव किया, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट है ये वेरी सेंसिटिव है ये एनर्जी लेवल का। जब बॉडी में एनर्जी लेवल कम होती है तो ये जो इस प्रोसेस है फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1 को इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको स्पीड अप कर देता है। ये जस्ट जो प्रोसेस इसमें थोड़ा सा साइड में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टो 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हुआ। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आया, फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 2 ने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टो 2,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट ने स्टिमुलेट कर दिया फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1 को, तो जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्पीड अप हुआ, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टो 1,6 बिसफास्फेट में। अब नेक्स्ट इस प्रोसेस के दौरान भी हमें एटीपी हमने इन्वेस्ट की, एक एटीपी मालिक्यूल हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने में की। एक एटीपी मालिक्यूल हमने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टो 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी मालिक्यूल यूज किया। अब नेक्स्ट जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट आ गया तो ये एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 3 कार्बन में। एक है डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट एंड नेक्स्ट है ग्लिसरॉल डिहाइड्रो 3 फास्फेट। अब ये दोनों दो हिस्सों में डिवाइड होगा, 3 कार्बन। तो ये डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल डिहाइड्रो 3 फास्फेट में। अब ग्लिसरॉल हमारे पास दो जो ग्लूकोज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और दोनों हिस्सों में हमारे पास एक नए स्टेप के थ्रू ग्लिसरॉल डिहाइड्रेट फास्फेट आ गया, इसमें भी ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट आ गया। अब दोनों तरफ नेक्स्ट प्रोसेस सेम है, हम एक प्रोसेस को इस तरफ एक जो स्टेप है, एक जो चेन है इसको डिस्कस करेंगे, दूसरी साइड पे भी सेम वही स्टेप चलेगा। अब ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट आ गया, उसको नेक्स्ट एक ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हुआ, उसमें हमें NAD को यूज किया और हमें मिला NADH प्लस प्रोटॉन। उसमें ये हुआ कि पहले तो कार्बन नंबर 3 पे फास्फो ग्रुप अटैच था, अब 1 और 3 कार्बन नंबर पे फास्फो ग्रुप अटैच है, तो इसका ये बन गया 1,3 बिस फास्फो, मतलब कि 1 फॉर 1 कार्बन, 3 फॉर 3rd कार्बन। बिस फास्फेट 2 फास्फेट, पहली और तीसरी कार्बन पे 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं, जिसको कहते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। अब नेक्स्ट ये जितने भी ये स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, नेक्स्ट जितने भी चल रहे हैं, लास्ट पे जाके इरिवर्सिबल स्टेप आएगा। ये सारे रिवर्सिबल स्टेप चल रहे हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट जब 1,3 सेम जो NADH हमें इधर मिला, सेम NADH दूसरे स्टेप में भी मिल रहा है। यही ग्लूकोज मालिक्यूल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, फिर एंड पे 2 पायरुवेट मालिक्यूल मिलते हैं ना, तो सेम उसी तरफ भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है। अब ग्लिसरॉल जब इसमें ATP में नेक्स्ट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल जब 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो अगेन हमें एक ATP मालिक्यूल मिलता है। हमने स्टार्टिंग में 2 ATP मालिक्यूल इन्वेस्ट किए थे, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए और एक फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टो 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। अभी तक हमें क्या मिल गया, हमें 2 NADH, एक इस तरफ से एक इस तरफ से 2 NADH मालिक्यूल मिल गए। नेक्स्ट उस अगले स्टेप पे हमें एक ATP इस साइड से मिली, एक ATP इस साइड से मिली, तो 2 ATP हमें अभी तक मिल गई हैं। अब जब नेक्स्ट 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरेट पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे था तो कार्बन नंबर 3 से रिमूव होकर कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है फास्फो ग्रुप, 2 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब नेक्स्ट
टू फास्फोग्लिसरॉल पे एंजाइम एक्ट होता है एनुलेज। एनुलेज एंजाइम एक ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और साथ जो कार्बन जो फास्फे ग्रुप है फास्फोइनोल पायरुवेट में, ये जो टू फास्फोग्लिसरॉल है ये फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक एंजाइम फास्फेट फास्फोइनोल पायरुवेट आता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। इस प्रोसेस में भी हमें एटीपी मिलती है। या और सेम इसी तरफ भी एटीपी मिलती है, तो हमें एटीपी मिल गई अभी तक, 2 इधर मिल गई और 2 एटीपी इधर मिल गई, 4 एटीपी मिल गई और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल मिल गए और 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट की है। अब ये पढ़ लेते हैं साइड पे, ये वही लिखा है कि फास्फो से यही वो सेम प्रोसेस है कि ये सारा कि साइड में पाथवे कैसे चलता है, ये सारा कुछ वही लिखा है। सम फास्फे ग्रुप कैप्चर्ड बाय द फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 2 एंड कन्वर्टेड इनटू फास्फो 2 बिसफास्फोग्लिसरेट। ये सारा वही है। जो एटीपी एनएडीएच मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। जी नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे ना क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हम देखेंगे कैसे एक एनएडीएच मॉलिक्यूल 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे ना ये मैकेनिक्स कॉन्स्टेंट है, उसमें ना हम समझ लेंगे कोई एंजाइम किस तरह से उसकी स्पीड और उसकी जो अफिनिटी और कैपेसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। इनका फंक्शन ये है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। अब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है, वो उसकी जो कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अफिनिटी कम है, वो एक कांस्टेंट फॉर्म के साथ ग्लूकोज को कैप्चर करता रहता है। लेकिन हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो बहुत तेजी से किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लेता है, लेकिन बहुत कम कैपेसिटी है, बहुत जल्दी वो सैचुरेट हो जाता है। अब यही इसका इसका हाई के एम है। ग्लूकोकाइनेज मीन हाई कैपेसिटी लो अफिनिटी, इसकी लो के एम मतलब कि लो कैपेसिटी हाई अफिनिटी। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल हैव हेक्सोकाइनेज टू स्टोर और यूज लिटिल ग्लूकोज, बट लीवर हैज ग्लूकोकाइनेज बिकॉज लीवर के पास ग्लूकोकाइनेज इसलिए थे कि उसने ज़्यादा कैपेसिटी में ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को फैट स्टेट में फास्ट स्टेट में ग्लूकोज दे सके। Whenever there is a hypoxia, arsenic poisoning, then an enzyme mutase become active and start converting 1,3-bisphosphoglycerate to 2,3-bisphosphoglycerate। जब भी हाइपोक्सिया होता है, तो हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन में होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। मे भी वो किसी पॉइजनिंग की वजह से हो, मे भी वो ब्लड आरबीसी की डेफिशिएंसी की वजह से हो, अनीमिया हो गया हो, मे भी कोई लंग्स में प्रॉब्लम हुई हो, लंग्स पल्मोनरी एडीमा या कुछ इस तरह पल्मोनरी कंजेशन हो रही हो। तो जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हमें मिलता है, ये देखें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इस स्टेप पे यहाँ पे जब आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, कुछ भी होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एक एंजाइम है जो करता है, वो है म्यूटेज एंजाइम 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये कहता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी से रिलीज करवाता है हीमोग्लोबिन से, ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड की जाए। जब हाइपोक्सिया ओवर हो जाता है, तो एक और एंजाइम है फास्फेटेज, जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को अगेन 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से अगेन ग्लाइकोलाइसिस चलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि ग्लूकोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हमने 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसके इसके बदले हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट की इसमें, और हमने गेन क्या किया, हमने गेन किया 4 एटीपी गेन की और 2 एनएडीएच प्लस प्रोटॉन गेन किया। जब 4 एटीपी जो हमने गेन की उसमें से माइनस कर देंगे 2 एटीपी जो हमने इन्वेस्ट किया, तो नेट एटीपी जो हमें मिली वो 2 एटीपी मिली, 2 एनएडीपीएच और 4 एटीपी। अब जब 4 एटीपी हमने ली, उनमें से 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट की हुई थी, तो हमें मिलेगी नेट एटीपी 2 एटीपी मिलेगी। अब हमें जो नेट गेन है वो है 2 एटीपी और 2 एनएडीएच। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 एनएडीएच अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिमिलर लाइक बैंक चेक का, जिसमें हम जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को 2 एनएडीएच वो आपको 6 एटीपी दे देगा। तो इस तरह से हमने 2 एटीपी और 6 एटीपी हमने मतलब के ले ली से, इसका टोटल एटीपी बन गई 6 एटीपी। अब सेम उसी तरह से ये वही प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज फास्फेट में, प्रोटीन फास्फेट में, फ्रुक्टोमाइसिस फास्फेट में। तो एनएडीएच ली, इधर भी एनएडीएच, इधर भी एटीपी, इधर भी एटीपी। तो इस तरह से हमने 4 एटीपी 2 एनएडीपीएच माइनस 2 एटीपी 2 एटीपी प्लस 2 एनएडीएच जो जाके 6 एटीपी, और ओवरऑल हमने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 6 एटीपी हमने गेन की। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने 8 एटीपी गेन कर ली, जो हमने इन्वेस्ट की उसके अलावा टोटल एटीपी गेन है 10 एटीपी, लेकिन ओवरऑल नेट एटीपी 8 एटीपी है। अब नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म आरबीसी में कैसे होता है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता।
तो उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो सकती, तो वो कैसे अपनी एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब इरिथ्रोब्लास्ट है, जब आरबीसी इमेच्योर होता है, जब बन रहा होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे आरबीसी मेच्योर होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है तो उससे न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। जब न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर सकता। तो उसमें ये होता है कि आरबीसी जो है अपनी वो एनर्जी हासिल करता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। एनारोबिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगी तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, तो एटीपी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन ऑक्सीजन इस प्रोसेस में यूज है। आरबीसी के पास खुद ऑक्सीजन होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से वो ऑक्सीजन यूज करके एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो इसमें सिंपल प्रोसेस सारा कुछ सेम है, सेम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है, लेकिन लास्ट पे जाके जब पायरोवेट है, पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कि पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। अब जब लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें एन फॉर एग्जांपल पायरुवेट है, पायरुवेट का एंजाइम है, पायरुवेट को लैक्टेट में, और लैक्टेट के लिए जो यूज होता है एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इंसुलिन सेंसिटिव टू हाई एनएडीएच। अब इसमें ना जो लैक्टेट है वो इसकी जो इधर से एनएडीएच मिल रहा है ना, उस एनएडीएच को यूज करता है, अगेन कन्वर्ट कर देता है एनएडी में, और एनएडी अगेन एनएडीएच में कन्वर्ट होकर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। लैक्टेट दोबारा पायरुवेट में, पायरुवेट आता है लैक्टेट में, लैक्टेट से आगे से एनएडीएच देता है, एनएडीएच अगेन आगे पायरुवेट में यूज होती है लैक्टेट। ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। एनएडीएच फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट जाएगा एनएडी में, एनडीएच एनएडीएच आएगा, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे बदले क्या होगा कि हमारे पास जो एनएडीएच मॉलिक्यूल वो तो वेस्ट हो रहा है ना, उससे एनर्जी हासिल नहीं हो रही, लेकिन जो 4 एटीपी हम हासिल कर रहे हैं उनमें से 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट की, तो ओवरऑल 2 एटीपी हम मॉलिक्यूल आरबीसी में बना रहे हैं। आरबीसी इन 2 एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है क्योंकि एनएडीएच को यूज नहीं कर सकता, तो 4 एटीपी बनती है, उनमें से 2 एटीपी इन्वेस्ट कर देता अपने ही। तो जब एटीपी 2 एटीपी गेन करता है, उसी एटीपी को यूज करते हुए वो वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे भी आरबीसी इतनी ज़्यादा एटीपी यूज नहीं करता क्योंकि ये बस इसके कम ट्रांसपोर्ट करना होता है, मेटाबॉलिकली ज़्यादा फंक्शन नहीं होता इसके, और बस ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। हीमोग्लोबिन इसमें होती है, उसने ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन लेके जाने, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होती है। When transported in RBC fail, it cannot push sodium आउटसाइड एंड रिटेन वाटर। और जब ये है कि जब एटीपी बनना उसमें बंद हो जाती है तो क्या होता है, अब सोडियम पोटेशियम एटीपीज हर बॉडी के सेल में काम करते हैं, जो कंटिन्यूस सोडियम को पुश करते रहते हैं, पोटेशियम को गेन करते रहते हैं इस तरह से। तो जब वो नहीं कर सकेगा, सोडियम सेल के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम रिटेन होना शुरू होएगा तो वाटर भी फॉलो करेगा उस चीज़ को, तो वो स्पेरिकल फॉर्म में जो है आरबीसी स्पेरिकल फॉर्म में बन जाएगा, वैसे बाइकनकेव डिस्क शेप में होता है। तो जब वाटर बढ़ जाएगा इसके अंदर तो स्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नैरो कैपिलरी उनमें से इजीली पास नहीं कर सकेगा। इजीली पास नहीं कर सकेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो कैरिंग को इसकी जो फंक्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस 2 तरह की है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जिनमें ऑक्सीजन यूज होती है, एनारोबिक ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। एरोबिक जिनमें होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लूकोज सप्लाई ऑक्सीजन होती है, एटीपी इन्वेस्टमेंट 2 एटीपी होती है, गेन एटीपी 4 एटीपी -2 करें तो इन्वेस्टेड माइनस जो हमने गेन की तो 2 एटीपी टोटल नेट आ गई, और 2 एनएडीएच बनते हैं जिसकी वजह से 6 एटीपी मिलती है, और टोटल एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी मिलती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं होती तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो इसमें क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन साइकिल नहीं चल सकता। ये मोस्टली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, रीनल मेडुला सेल्स में, टेस्टिस में और आइलैंड्स में। इनके पास ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो इनके पास एटीपी नेट एटीपी प्रोडक्शन कम होगी, इनमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सेम ये वही है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। और जब आप कोई स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उसके बदले में आपके बॉडी के सेल जो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बदले में जो हमारा लैक्टेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो लैक्टिक एसिड है वो मसल में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं हमें। सेम यही, अब लैक्टेट एसिड मसल में बन गया तो मसल से वो ब्लड में जाता है स्लोली, फिर वो लिवर में जाता है, लिवर उस लैक्टेट को दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, और पायरुवेट में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे ग्लूकोनेओजेनेसिस मतलब कि फ्री फैटी एसिड बना सकते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल में ले जाके दोबारा एटीपी बना सकते हैं।
और दूसरी तरफ हार्ट मसल भी लैक्टिक एसिड को यूज़ कर लेते हैं, जो लैक्टेट में कन्वर्ट करके पायरुवेट से आके नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में जाके एटीपी मॉलिक्यूल एटीपी यूज़ करते हैं इससे। सेम इसी तरह से लैक्टेट वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो कुछ माइक्रोब्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें यीस्ट है जिसमें एसिटाल्डिहाइड, यीस्ट में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं पायरुवेट को, और वो एथेनॉल। अब लास्ट पे ये ना ओवरव्यू है, नेक्स्ट हम ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो उसमें मैं जरा ओवरव्यू दे दूं आपको। जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजन कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से अगर बॉडी में सेल में अगर हाई एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, मजीद एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है बिल्डिंग ब्लॉक एज अ मॉलिक्यूल, फ्री फैटी एसिड बनाना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लूकोज लिया, एक्यूमुलेट किया, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उससे ग्लूकोज बना। अब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, एनर्जी फुल है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फैट्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ग्लूकोनेजेंस प्रोसेस कहते हैं। ग्लूकोनेजेंसी मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स बनना शुरू होते हैं। अब अगर बॉडी में एनर्जी कम है तो एसिटाइल को क्रैब साइकिल में चला जाता है, वहां से ये अगेन एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट हमारा क्रैब साइकिल टॉपिक है, उसमें देखेंगे कितने क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं और कैसे बनते हैं, किन किन स्टेप पे कौन कौन से मॉलिक्यूल किन एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होते हैं, जिनके थ्रू हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ग्लाइकोलाइसिस।